और मैं आपके लिए एक और न्यू क्लास लेकर आ चुका हूँ। ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं आपके ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के सेशन में आप लोग हिंदी के क्वेश्चंस देखोगे, उसके बाद में आप जीके जीएस के क्वेश्चंस देखोगे, फिर आप रीजनिंग का क्वेश्चंस देखोगे, फिर आप यहाँ पे मैथ्स के। आप यूँ कह सकते हैं ये पूरा का पूरा आपका फुल पेपर होने वाला है, ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर है। और आशा ये करेंगे कि आप इस पूरी की पूरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। बिना किसी देरी के क्लास पे बढ़ते हैं। जो पर्वतों का समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? टुकड़ी बोलते हैं, आगार बोलते हैं, संग्रह बोलते हैं, या फिर आपका श्रृंखला बोलते हैं। एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि जो पूरा का पूरा पर्वतों का समूह होता है उसको आपका श्रृंखला बोला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि क्या बोला जाता है आपका, तो इसको आपका श्रृंखला बोला जाता है। अगला आपके सामने दे रखा है कि उचित विकल्प का चयन कीजिए कि पूर्ववर्ती का आपको विलोम बताना है, क्या होगा? अपवर्ती होगा, अनवर्ती होगा, परवर्ती होगा, या फिर आपका परावर्ती होगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सही उत्तर बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा, कि जो पूर्ववर्ती है उस पूर्ववर्ती का जो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए क्लास को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपका जो पूर्ववर्ती हो जाता है इसका जो आपका विलोम हो जाता है वो आपका परवर्ती हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि कोई चीज समय से पहले आपकी हो रही है, पूर्व में हो रही है, और परवर्ती मतलब एक ठीक समय पर आपकी चीज जो है वो यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों ही बातों को यहाँ पर याद रखिएगा, और ये जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या बनेगा? परवर्ती हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आंसर जो है वो आपका करेक्ट बन जाएगा। देखो सुपात्र का आपको क्या बताना है? सुपात्र का आपको यहाँ पे बताना है विलोम। नालायक होता है, अपात्र होता है, कुपात्र होता है, कपूत होता है, ठीक है। तो सुपात्र का क्या हो जाता है? कुपात्र हो जाता है, ठीक है ना। पूत कपूत, पूत पूत हो जाता है एक, ठीक है ना। एक होता है कपूत हो जाता है, ठीक है। जब आप माता रानी की आरती करते होगे तो वहां पे ये लाइन आती भी है, ठीक है। पात्र का अपात्र हो जाता है, ठीक है। दुष्ट का नालायक, या फिर अच्छे का नालायक, इस तरीके से हो जाते हैं। तो पता ही नालायक तो वो वर्ड है जो घर में भी नॉर्मली यूज होता है और तुम इस वर्ड से अच्छे तरीके से वाकिफ भी होगे, है ना। अगला देखो क्या है, त्रुटि वाला भाग आपको चुनना है कि मेरे लिए 1 गिलास दूध पर्याप्त है। मेरे लिए 1 गिलास दूध पर्याप्त है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस भाग में जो है वो आपका त्रुटि दे रखा है, ठीक है। बहुत आसान है। देखो अगर आप इस पूरे के पूरे वाक्य को पढ़ोगे और हिंदी बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो आपको यहाँ पर ये पता चलेगा ये जो पर्याप्त लिखा हुआ है ना, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। पर्याप्त की जो आपकी लिखने का तरीका, या फिर पर्याप्त को जो जिस तरीके से लिखा जाता है वो आपका क्या हो जाता है? पर्याप्त हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपका यहाँ पर क्या लिखा जाता है? पर्याप्त लिखा जाता है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो सी वाले में हमारा त्रुटि हो जाएगा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है। या फिर बी वाले में त्रुटि है, या फिर सी वाले में त्रुटि है, या फिर आपके डी वाले में त्रुटि है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखो तलवार की नोक पर कभी कोई चल सकता है, एक तलवार मान लो यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या हो जाती है? तलवार हो जाती है, ठीक है। बोलेंगे सर बिल्कुल क्या हो जाती है? हमारी एक जो है तलवार हो जाती है, ठीक है। क्या इसकी नोक पर कोई चलेगा? बोलेंगे सर नहीं चलेगा। प्रेम करना मतलब तलवार की धार पर चलना, है ना। समझे कि नहीं समझे? प्रेम करना मतलब तलवार की धार पर चलना। तो यहाँ पे नोक की जगह क्या होना चाहिए? नोक की जगह हमारा जो है वो यहाँ पे धार होना चाहिए। तो सी वाला जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर डैश की ओर बढ़ रहा है। एक उद्देश्य, मकसद, लक्ष्य, या फिर आपके गंतव्य की तरफ। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि जो हमारा देश है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमारा देश जो है वो धीरे धीरे, आप यहाँ पर ये बोलोगे कि एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है ना। हमारे देश का उद्देश्य नहीं है और मकसद भी नहीं है। हमारे देश का मकसद ये है कि हम यहाँ पे सर्वप्रिय बने। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपनी सेनाओं को यहाँ पे क्या करें? एक अच्छा प्रबल बनाएं, एक प्रबल सेना बनाएं। और गंतव्य का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? गंतव्य माने किसी जगह पे पहुंचना, हम किसी रैंकिंग पे पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप ये बोलोगे कि हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर लक्ष्य की ओर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, ये हमारा लक्ष्य है, इसकी ओर जो है वो आपका बढ़ रहा है ना। चलो, मैया मोही डैश बहुत खींचो, ठीक है। सखा सुदामा राधा या फिर दाऊ। मैया मोही डैश बहुत खींचो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या हो सकता है। तो याद रखना, मैया मोही दाऊ बहुत खींचो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दाऊ जो है वो हमारे यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो अब कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट पता कहाँ पर हुई होगी? कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुई होगी कि सर ये तो बताइए इसका मतलब क्या है। ये ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कहीं कहीं पे समझना थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि सर इसका मतलब क्या हो जाता है, या फिर इसका मतलब क्या हो जाता है, या फिर इसका मतलब क्या होता है ना। देखो खींचो का मतलब होता है कि परेशान कर रहे हैं। मैया मेरी क्या उनको उनके सखे पर, जो सखा है मतलब जो उनके मित्र है वो परेशान करेंगे? नहीं करेंगे ना, ठीक है, नहीं करेंगे। असल में क्या होता है कि ये इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो सूरदास थे हमारे, तो सूर दोहावली है, ठीक है ना। पहली चीज क्या हो जाती है यहाँ पे? सूर दोहावली हो जाती है। ये पहली बात तो आप ये याद रखोगे। दूसरी चीज आप यहाँ पर क्या याद रखना, इसके जो रचनाकार हैं वो आबिद रिजवी हैं,
ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि इसके जो रचनाकार हैं वो कौन हो जाते हैं, आबिद रिजवी हो जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा इसकी जो है रचना करी गई है क्या कि मैया मोरी, ठीक है ना, मैया मोही, ठीक है ना, दाहू बहुत खींचो। खींचो माने होता है परेशान करते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं यहाँ पे, खींचो का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं दाऊ मुझे। और दाऊ तो पता ही है कौन थे, बलदाऊ, है ना, सभी को पता होगा कि बलदाऊ हो जाते हैं, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हो जाते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रखा है। चलो यहां पर सिर्फ इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो हमारा जीके जीएस का सेशन है। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी, आपको बताना है। कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके समय पे तार और आपके यहाँ पे रेल की जो सेवा है वो आपकी स्टार्ट करी जाती है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। देखो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जिनके समय पर आपकी जो है क्या करी गई थी, रेल की सेवा और तार की सेवा जो है वो आपकी स्टार्ट करी गई। ठीक है ना। अब कब से कब तक ये आपके गवर्नर जनरल है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आप याद रखिएगा 1848 से लेकर ये आपके, ठीक है ना, 1856 तक क्या रहते हैं, ये आपके गवर्नर जनरल रहते हैं। पहली बात को आप यहाँ पर ये याद रखो। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है ना। अब इनके समय को जरा भी आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को अगर थोड़ा भी आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे तो इनके समय में एक चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। पता है क्या देखने को मिलती है कि इनके समय पर क्या होता है, बेसिकली सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो इनके समय पर रेलवे पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना, किस पर ध्यान दिया जाता है, रेलवे पर ध्यान दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ पे महाराष्ट्र के थाने से, ठीक है ना, ठीक है, थाने से यहाँ पर रेलवे चलती है। वो भी उस समय पर उसको क्या बोलते हैं, बॉम्बे बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, बॉम्बे बोलते हैं। ये भी क्लियर होगा सभी को कि सर बॉम्बे हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इनके शासनकाल में सबसे पहले रेलवे लाइन जो है वो यहाँ पे बिछाई गई थी। कब आपकी, तो 1853 में आपकी बिछाई गई थी। और 1854 में आपके क्या हो जाते हैं, जो तार हो जाते हैं, तार सेवा की जो शुरुआत है वो भी यहाँ पे करी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखिएगा कि 1853 में आपकी रेलवे लाइन बिछाई गई, 1854 में आपकी तार सेवा जो है उसको आपका स्टार्ट करा गया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी, आपको बताना है। ठीक है ना, देखो अब होता है क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी जो स्थापना है वो आपकी बंबई में कर दी जाती है। ठीक है ना, स्थापना कहाँ करी जाती है, बंबई में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्थापना तो हमको पता है कहाँ पर है, लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये चेंज हो सकता है कि इसका जो मुख्यालय है, ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे कि जो मुख्यालय हो जाता है वो मुख्यालय कहाँ पर था, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय हो जाता है वो आपका लाहौर में हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर हो जाता है, लाहौर में हो जाता है ना। और मुख्यालय स्थापित कब करा गया था, तो ये भी आप लोग याद रखोगे कि 1877 में क्या हो जाता है, मुख्यालय जो है, ठीक है ना, वो आपका लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, अब आर्य समाज है क्या, तो आर्य समाज को आप लोग यहाँ पर एक और बात से याद रखना है कि आर्य समाज को एक आपका शांति आंदोलन, ठीक है ना, आर्य समाज को आपका बनाया गया था शांति आंदोलन के लिए। ठीक है ना, किसके लिए, आपके एक तरीके से शांति आंदोलन के लिए जो है वो आपका यहाँ पर क्या बनाया गया था, आर्य समाज जो है वो आपका बनाया गया था, है ना। क्लियर यहाँ तक सभी को। और इसका जो नेतृत्व भी कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो सभी को पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व जो है वो आपके कर रहे थे, है ना। क्लियर। और इन्हीं के बहुत बड़े एक शिष्य हो जाते हैं जो हमारे क्या हो जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, है ना। ये भी सभी को पता होगा कि जो हमारे इनके जो सबसे बड़े शिष्य हो जाते हैं, ठीक है ना, तो स्वामी विवेकानंद जी कौन हो जाते हैं, इनके सबसे बड़े शिष्य भी हो जाते हैं। किसके सबसे बड़े शिष्य हो जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के यहाँ पे सबसे बड़े शिष्य हो जाते हैं। ठीक है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, समुद्र की गहराई के लिए, समुद्र की दिशा के लिए, भूकंप के झटके के लिए, या फिर आपका कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि जो रिक्टर स्केल होता है ना, इसका जो प्रयोग होता है वो किस चीज के लिए करा जाता है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है वो आपकी हमेशा एक तरीके से भूकंप का जो तीव्रता होती है, ठीक है ना, यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो भूकंप आता है ना, उस भूकंप की जो यहाँ पे तीव्रता होती है, उस तीव्रता को मापने के लिए यहाँ पर क्या करा जाता है, रिक्टर स्केल का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, अब रिक्टर स्केल का प्रयोग तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए करा जाता है, लेकिन रिक्टर स्केल है क्या, ये भी तो जानकारी होना आपको अति आवश्यक है। रिक्टर स्केल एक तरीके का आपका गणितीय पैमाना है। ठीक है ना, कैसा पैमाना हो जाता है, ये भी यहाँ पर आप याद रखोगे कि आपका गणितीय पैमाना हो जाता है। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब समझो यहाँ पे ये पता चल गया कि रिक्टर स्केल की यहाँ पे प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करी जाती है, क्योंकि ये चीजें तो आपने न्यूज वगैरह में देखी होंगी, तो वहां से भी आपको क्लियर होगा। और ये भी पता है कि एक तरीके से हमारा क्या है, गणितीय पैमाना है। इसकी जो खोज करी गई किसके द्वारा करी गई है, तो भी आप याद रखोगे कि चार्ल्स, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखना चार्ल्स रिक्टर के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी जो खोज है वो आपकी करी जाती है। किसके द्वारा, यहाँ पे
तो चार्ल्स रिक्टर के द्वारा इसकी खोज करी जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तभी इसका नाम रिक्टर स्केल पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका पूरा नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, रिक्टर स्केल परीक्षण पैमाना। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, इसका यहाँ पे पूरा नाम हो जाता है कि रिक्टर स्केल परीक्षण पैमाना जो है इसको बोला जाता है। शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किसने तैयार की जाती है? जो शुष्क बर्फ है वो आपको बताना है कि किसमें जो है वो आपकी यहाँ पे तैयार करी जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है, शुष्क बर्फ जो होती है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके से ठोस रूप होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रतिष्ठा अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध आपका करता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा कि भारत का संविधान जो है उसका कौन सा अनुच्छेद जो है अप्रतिष्ठा और अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। चलिए जल्दी से बताइए। देखो, अगर कोई भी कभी भी अप्रतिष्ठा या फिर अवधारणा को यहाँ पे बढ़ावा देता है तो सबसे पहली चीज यहाँ पर याद रखो, इसको समाप्त करने में हमारा आर्टिकल क्या हो जाता है, 17 हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो दंडनीय एक तरीके से आपका अपराध भी है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, ये आपका दंडनीय जो है वो एक प्रकार से आपका यहाँ पे अपराध है। ठीक है, क्या है ये हमारा यहाँ पे एक तरीके से दंडनीय अपराध है। ये भी आपको क्लियर होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हमको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद समझो क्या है कि एक तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, मौलिक अधिकार हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, ये हमारा मौलिक अधिकार हो जाता है कि हमको समाज में क्या मिले। ठीक है, हमको समाज में क्या मिलना चाहिए, हमको समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, हमको समाज में यहाँ पर क्या हो जाता है, समता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है ना, क्या मिलना चाहिए, समता या समानता का अधिकार जो है वो यहाँ पे मिलना चाहिए, ये इसमें आपका बोला गया है। तो दोनों बातें आपको क्लियर है, तो डी जो है सही उत्तर होगा। फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की, ठीक है ना, यहाँ पर समझना, आईने अकबरी की जो रचना है वो यहाँ पे किसने की थी बताना है। अकबर के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, फिरदौसी के द्वारा या फिर आपका जहांगीर के द्वारा। ठीक है, देखो एक पुस्तक को लिखने में 7 साल का समय लग गया, आज तुम्हें बताता हूं मैं। ठीक है, इस बात को याद रखना कि एक पुस्तक जो है ना, उस पुस्तक को लिखने में ही सिर्फ जो है 7 साल का समय लग गया है। और किसके द्वारा लिखी गई, तो एक बहुत अच्छे राइटर थे जो थे आपके अबुल फजल। ठीक है, कौन थे यहाँ पे, अबुल फजल। अबुल फजल को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1591 से लेके 1597 तक का जो समय है यहाँ पे लग गया, सॉरी 98 तक का जो समय है वो यहाँ पे लग गया। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और आईने अकबरी एक है क्या, तो आईने अकबरी एक तरीके से आपकी फारसी की रचना है, ये भी आपको पता होगा, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है। और आईने अकबरी के टोटल जो है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 5 भाग हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं यहाँ पे, 5 भाग जो है वो आपके टोटल यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, डैश को वर्ष 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। अब यहाँ पे क्या है, विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019, सुरक्षा संरक्षण समूह संशोधन अधिनियम 2019, आकस्मिक संरक्षण समूह संशोधन अधिनियम 2019 या फिर विशेष प्रोटोकॉल समूह संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर है, विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 पारित करके क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा को यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है ना, प्रतिबंधित जो है वो आपका करा गया था। तो ए वाला जो है वो आपका सही उत्तर होगा। एक जेट इंजन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। देखो एक जो जेट इंजन होता है ना, जेट इंजन जो आपका होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण पर वर्क करता है। किस पर करता है, जो हमारा रैखिक संवेग संरक्षण होता है इस पर हमारा क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, चलिए भारत में कौन से 2 सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, स्वर्ण और ब्राह्मण, अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर ब्राह्मण और अनुसूचित जनजाति। फिर से पढ़ो, भारत में कौन से 2 सामाजिक समूह जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। ठीक है, देखो होता क्या है कि अगर बात गरीबी की चली है तो आप इसको एक तरह से पढ़ो पुणे पैक्ट से। जो पुणे पैक्ट हुआ वहां पर ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उठाई गई कि भाई भारत में जो है वो 3 कास्ट है, एक कास्ट हिंदू, एक कास्ट मुस्लिम, एक बहुत गरीब कास्ट है, जो कि यहाँ पर कौन सी कास्ट हो जाती है, जो कि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति हो जाती है। क्या है सर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति, तो आप ये समझो SC ST जो यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, इनके लिए यहाँ पर बोला गया। ठीक है,
ये वास्तव में गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील बात है। ठीक है, अब होता है क्या, हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज, इनको कभी भी समान दर्जा नहीं दिया गया था समाज में, आज भी कई सी जगह पर नहीं दिया जाता है, कई कई जगह पे। ठीक है, समान दर्जा जो यहाँ पर हो जाता है ये मेन हो जाता है पहली बात। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल इनको क्या हो जाता है कि इनको जो है समान दर्जा जो है समाज में नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ये लोग यहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे समझते हुए चलिएगा कि इनकी जो महिलाएं हैं या फिर अनुसूचित जनजाति है, जनजाति है, ट्रांसजेंडर वगैरह, ठीक है ना, अब ये समझो कि इसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन फेस करता है। ठीक है, चलिए देखो, अब होता है क्या, समान दर्जा ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST को नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके पीछे का भी एक रीजन है। सबसे ज्यादा इनके समान दर्जों में या फिर इनके साथ जो दुर्व्यवहार देखने को मिलता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, तो सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार देखने को मिलता है, वो पता है कहाँ देखने को मिलता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें इनमें भी अगर देखते हैं तो महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना, महिलाएं जो हो जाती हैं इनके वर्ग की, उनमें देखने को मिलता है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज क्या होता है कि इन सभी को अगर हटा देते हैं हम लोग, इन सभी को हमने हटा दिया कि सर इनको जो है समान तो मिल रहा है अधिकार, आप तो ये बात गलत कह रहे हो कि समान अधिकार नहीं मिलता है, फिर जो गरीबी जो है इनके लिए बहुत ज्यादा है, इनके चलते जो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, इनके चलते नहीं, एक तरीके से ट्रांसजेंडर जो होते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं जो है समान दर्जा नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, ट्रांसजेंडर जो हो जाते हैं वो समान दर्जा नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना, एक ये हो जाता है। दो बातें आप लोग यहाँ पे समझ गए। अब समझो यहाँ पे कि अब बेसिकली क्या है कि इन तरीके से अगर हम लोग समझते हैं, समाज का जो हर वर्ग है वो इनको एक तरीके से बड़ी ही संवेदनशील निगाहों से देखता है। वो देखता है कि नहीं यार ये है, ऊंच नीच है, पक्षपात है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से वो यहाँ पे देखता है। खैर, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, बताना है आपको। तो 61वां जो संविधान संशोधन होता है वो भी आपका कब होता है, 1989 में होता है। ठीक है ना, कब होता है, 1989 में होता है। और 21 ईयर से करके आपकी क्या कर दी गई है, 18 ईयर जो है वो आपकी घटाकर यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, तो यहाँ पर याद रखना 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में होता है। ठीक है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत के क्वांटम यांत्रिक सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान किसने दिया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जो है वो जनता का है, जनता के लिए जनता का, जनता के द्वारा शासन है। यह कथन जो है वो आपको बताना है किसका है, रूसो का है, अब्राहम लिंकन का है, डिडरो का है, या फिर अम्बेडकर जी का है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पे कथन है वो यहाँ पे अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया है। ठीक है ना, क्योंकि अगर अब्राहम लिंकन को अगर आप इनको थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो उनकी सबसे ज्यादा जो गहरी रुचि जो देखने को मिलती है, पता है किसमें देखने को मिलती है, वो आपकी लोकतंत्र में ही देखने को मिलती है। इनको जब भी पढ़ोगे, इनको जब भी आप जानोगे, ठीक है ना, और वो लोकतंत्र को एक तरीके से परिभाषित करते हैं इन शब्दों। ठीक है ना, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का भाई सीधा सीधा मतलब है, अब कहीं पे आप ये याद रखो कि कहीं पे एक ऐसी सरकार है जहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है, किम जोंग उन को आप लोग याद करो जरा कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां पे जनता का क्या है, क्या जनता के कोई अपना राइट है, कोई राइट नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि लोकतंत्र जनता का है, डेमोक्रेसी जो है वो जनता की है और जनता के लिए है। भाई जनता चाहती है वो किसको चुने, और जनता अपनी मर्जी से चुनेगी, और जनता के द्वारा ही एक तरीके का क्या है, ये शासन भी है। ठीक है, ये जो शासन है वो यहाँ पे चला तो इनडायरेक्टली रही है जनता, लेकिन हाँ अब कहीं कहीं पे क्या हो जाता है कि बहुत सी चीजें जो है वो मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि खराब हो रही हैं या फिर खराब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, वो एक अपनी जगह है, लेकिन एक तरीके से लोकतंत्र को जनता का ही बोला जाता है, इसीलिए डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छी होती है। लेकिन जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती वहां का माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है। खैर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए उपग्रह प्रक्षेपण जो केंद्र है वो आपको यहाँ पे बताना है कि किस जगह पर है। थुम्बा में है, श्रीहरिकोटा में है, बेंगलोर में है, या फिर आपके कटक में है। तो यहाँ पर याद रखना उपग्रह का जो प्रक्षेपण केंद्र जो है वो आपका श्रीहरिकोटा में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, श्रीहरिकोटा में हो जाता है। और ये कहाँ पे श्रीहरिकोटा, तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि ये जो है वो हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ठीक है ना, कहाँ पर हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हो जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहीं पर जो है वो आपका क्या हो जाता है, सतीश। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि यहां पर सतीश धवन, ठीक है, स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो भी आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी आपका यहीं पर स्थित हो जाता है। और क्या हो जाता है कि जो यहाँ पे एक तरीके से श्रीहरिकोटा जो है ना, इसको याद रखना, श्रीहरिकोटा जो है वो आपका क्या हो जाता है कि एक यहाँ पे झील जाती है। ये किस पर है श्रीहरिकोटा, तो ये आपकी पुलिकित झील पर है।
ठीक है ना, क्या हो जाता है, ये आपका पुलिकित झील पर हो जाता है और इस झील को क्या कर देता है, ये आपका अलग कर देता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है, शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर आपका मंगल। तो यहाँ पर याद रखना सबसे ज्यादा जो निकट है वो आपका शुक्र हो जाता है, पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट जो है वो आपका शुक्र हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसको एक तरीके से, इसके कई नाम हैं शुक्र के। शुक्र को आपका शाम का तारा बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, शाम का जो है वो आपका तारा बोला जाता है, या फिर इसको जो है क्या बोला जाता है, भोर का तारा बोला जाता है। ठीक है, शाम का तारा है, भोर का तारा। और इसको एक तरीके से चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, चमकीला ग्रह। आपको पता है टेलीस्कोप की मदद से आप यहाँ से इसको देख सकते हो। और इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन जो है इसको यहाँ पे बोला जाता है ना। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। ये तो थोड़ा सा, अब क्या होता है कि जो आप यहाँ पे नाम देखते हो, वीनस वगैरह हो गए, सारी चीजें जो नाम हो गई, तो ये कुछ नाम जो अगर ग्रहों के अगर हम लोग देखें तो ग्रहों के नाम बेसिकली ये जो आपकी रोमन सभ्यता है ना, उस रोमन सभ्यताओं के जो उनके देवी देवता थे उनके उस पर भी रखे गए। ठीक है, रोमन सभ्यताओं के देवी देवताओं पे जो है वो यहाँ पर नाम रखे गए। चलो अगला देखो कि टेलीफोन सेवाओं में स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों या फिर ड्राई क्लीनिंग आदि सेवाओं को पर कर लगने तो इन सेवाओं पर एक कर और सेवा कर में पेश किया गया था कब। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो है वो आपका कब पेश करा गया था आपको बताना है। ठीक है, तो 1994 से 1905 के में जो है वो आपका पेश करा गया था। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए आपका, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर आपका ऑक्सीजन। देखो ओजोन से जैसे ही टकराते हैं तभी इनका क्या हो जाता है, अवक्षय हो जाता है। ठीक है ना, ओजोन का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, O3 हो जाता है। ठीक है, सी वाला हो जाएगा। किसी कोश में भरे जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश के द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n कोशों की संख्या है 2n2, 2n3, 3n या फिर 3n3। ठीक है, तो याद रखिएगा 2n की पावर 2 होगा। ठीक है ना। 30 अप्रैल 2024 को एशिया से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 किसने जीता था, आलोक शुक्ला, टेरेसा विसेनेट या फिर आपका मार्शल गोम्स या फिर आपका एड्रिया विडोर। तो यहाँ पे बताना है 30 अप्रैल 2024 का एशिया गोल्डमैन जो आपका एनवायरमेंटल प्राइज है वो आपका किसके द्वारा यहाँ पर जीता गया था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो आपका प्राइस है वो आपका बेसिकली 2024 में जीता गया, सभी को क्लियर है, किसके द्वारा यहाँ पर जीता गया है। तो एक तरीके से एक अभियान था जो कि छत्तीसगढ़ में चलाया गया था, और छत्तीसगढ़ में भी क्या चलाया गया था, तो छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान भी इसको बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान भी इसको बोला जाता है। और अगर इसको थोड़ा सा भी डिटेल से आप जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पूरा का पूरा एक तरीके से जो चला गया था वो वहाँ के वनों के लिए चलाया गया था, और आलोक शुक्ला के द्वारा यहाँ पर ये जो है प्राइज जो है वो जीता गया था। ठीक है, चलिए उनको एक तरीके से इनको ग्रीन नोबेल पुरस्कार जो इनको दिया गया था उसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है ना। संविधान का संरक्षक जो है किसे माना जाता है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद या फिर आपका मंत्रिपरिषद। तो संविधान का जो संरक्षक है वो आपका उच्चतम न्यायालय को बोला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, उच्चतम न्यायालय को बोला जाता है। और उच्चतम न्यायालय का अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो गठन होता है वो आपके आर्टिकल 124 में दिया गया है। इसका जो गठन है वो आपका किसमें दिया गया है, तो आर्टिकल आपके 124 में जो है वो आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता या खाद्यान्नों की उत्पादकता में वृद्धि। तो होता क्या है कि निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है। तो हरित क्रांति के अगर संबंध के हम लोग बात करते हैं, छोटे बड़े किसान, हरित क्रांति का मतलब मेन जो यहाँ पे हो जाता है किसानों के लिए हो जाता है। अब चाहे वह किसान यहाँ पे बड़ा हो फिर चाहे वह किसान छोटा हो, बेनिफिशियल ये सभी के लिए है। तो आप क्या याद करोगे, छोटे बड़े किसानों के लिए बीच में बढ़ती असमानता जो है इसको यहाँ पे खत्म कर देना, ये यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जोखिम का अर्थ यहाँ पर ये है। ठीक है, चलिए रीजनिंग के सेशन पे आ जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। चलो अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से पहला क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत भी है, और आपको ये बताना है कि हमारा जो सही उत्तर है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई यहाँ पर ये बताइए कि अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। ठीक है, पॉइंटेड, पोलेंट, पॉपुलेट, पॉपुलर या फिर आपका पॉडियन। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। देखो इजी बहुत है क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपने कहीं पे देखे ही नहीं होगा, बहुत फन वाले भी होते हैं, इनको सॉल्व करोगे तो बहुत फनी क्वेश्चन लगेंगे। एक चीज देखो, पी ओ सभी में है ना, बोलेंगे सर पी ओ तो हमारा सब में दे रखा है, यहाँ पर भी 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 है। एक जगह आई है, एक जगह एल है, एक जगह पी है, फिर आपका डी है। ठीक है, तो मतलब ये है कि डी हमारा पहले आ रहा है तो फिफ्थ वाला तो पहले हो जाएगा। चलो इसको लिख देते हैं कि पोडियम जो है वो हमारे यहाँ पे पहले हो गया।
तो फिफ्थ वाला तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, अब ये तो इसको कट कर दो कि भाई ये हमारा हो चुका है। अब इसमें देखो पी पी आई आई, तो अब जरा ABCD काउंट करना, तो आई तो आपका पहले आता है, तो मतलब पॉइंटेड या पॉलिन में से पहले होगा, तो एन आपका पहले आता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा, POINTED हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बोलेंगे सब बिल्कुल। तो 5 के बाद आप देख रहे हो एक आ रहा है, किस ऑप्शन में 5 के बाद एक आ रहा है, इसमें आ रहा है, कहेंगे सर नहीं होगा, इसमें आ रहा है, कहेंगे सर नहीं होगा, इसमें आ रहा है, कहेंगे सर नहीं होगा, इसमें आ रहा है ना, बस यही करेक्ट हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की कोई आपको नीड ही नहीं है, आंसर आपका निकल आया। क्लियर सभी को? बाकी याद रखा करो, ये चीजें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना, आपने 2 देखे टिक मारा आगे बढ़ते। ठीक है ना। अगला है कि 5 4 3 1 और बीच में आपका 23 है। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे कि भाई 5 है, 4 है, 3 1 है और बीच में आपका 23 दे रखा है, 7 6 है, 3 4 है, बीच में आपका 54 है। तो क्या होगा सही उत्तर? कोई बता सकता है कि सर ये होगा या फिर ये होगा? किसी को भी पता है? देखो भाई देखते हैं क्या होगा। अच्छा ये बताओ, 5 जमा 4 कर देते हैं, 5 चक्कू 20, कहेंगे सर ठीक है, और प्लस का 3 मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं, तो हमारा 23 ही तो होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा 23 होगा। ऐसे यहाँ पे देखो 7 इंटू 6 करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं 7 इंटू 6 करते हैं, ठीक है, 6 चंग 36 42। अब 42 प्लस यहाँ पे कितना कर देते हैं, 3 इंटू कर देते हैं 4, तो 42 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 54 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो ये भी आसान हो गया ना कि 11 इंटू हमारा 2 हो जाएगा, मतलब हमारा कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पे प्लस x कर देंगे और मल्टीप्लाई आपका 9 कर देंगे, तो 22 प्लस x मल्टीप्लाई आपका 9, यही तो है, कहेंगे सर बिल्कुल यही है। अब देखते हैं भाई कि 22 प्लस आपका यहाँ पे है x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और बराबर में आपका ही पता है कितना आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है, तो यहाँ पे x इंटू 9 इक्वल्स टू 40 माइनस 22, तो 40 माइनस 22 मतलब हमें यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो हमें यहाँ पे x इंटू 9 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 18, और x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 18 अपॉन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो C जो है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका है कॉन्स्केसली का जो यहाँ पे लिखा गया है, किसी कोड लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिखा गया है, और सॉइल को आपको बताना है कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखो यहाँ पे आप पूरे के पूरे इसको देखोगे, जो आपका पहले का रिलेशन जो आपका दूसरे से दे रखा है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि भैया कहीं पर भी कोई भी हमें लॉजिक दिख ही नहीं रहा है कि भाई सर इधर से तिरछे में देखेंगे +1 +2 +3 +4, ये कुछ हमको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं कि CONS, तो इनको एक तरीके से लिख दिया गया है। लिख क्या दिया गया है, तुम यहाँ पे खुद देखो कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको लिखता हूँ CONSCIOUSLY, ठीक, इसको P लिख दिया, इसको E लिख दिया, इसको B लिख दिया, इसको N लिख दिया, इसको P लिख दिया, इसको J लिख दिया, इसको E लिख दिया, इसको X लिख दिया, इसको N लिख दिया, इसको K लिख दिया, इसको M लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे सॉइल का आपको बताना है। सीधा सीधा इन्होंने C को P बोला है ना, C को P यहाँ पर भी तो बोला है, तो S को इन्होंने क्या बोला है, N बोला है, चलो भाई ठीक है। O को इन्होंने क्या बोला है, O को इन्होंने E बोल दिया है, चलो भाई ठीक है। NE से मतलब हमारे 2 ये स्टार्ट हैं, फिर इन्होंने I को क्या बोला, I को J बोल दिया, NEJ मतलब हमारा B वाला ऑप्शन है, बाकी क्वेश्चन ही खत्म। ठीक है, एफिसेंट को आपको बताना है कि एफिसेंट जो है वो यहाँ पे एफिसेंट का यूज करके क्या जो है अक्षर वो आपका नहीं बनाया जा सकता है। पहला वाला इफेस नहीं बनाया जा सकता है, फेंट नहीं बनाया जा सकता है, फेंस नहीं बनाया जा सकता है, या फिर आपका नाइस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एफिसेंट का आपको प्रयोग करके यहाँ बताना कौन सा अक्षर जो है वो नहीं बना सकते। भाई एफिसेंस में एफेस जो है नहीं बना सकते। एफिसेंट में अगर आप देखोगे तो आपको कहीं पर ए नहीं दिख रहा है, और एफिस में आपको ए दिख रहा है, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोड लैंग्वेज आपको बतानी है क्या है। ठीक है, 57 28 29 68 क्वेश्चन मार्क 33 72 37 35 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताओ कि हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। ठीक है ना, चलिए जल्दी से बताइए क्या लग रहा है। बहुत ज्यादा इजी है कि 28 और 29 को जोड़ा तो कितना हुआ 57, 35 और यहाँ पे 72 को जोड़ा, 35 और 37 को जोड़ा हुआ 72। अब यहाँ पे मान लो ना x प्लस हमारा हो जाएगा 33 बराबर हो जाएगा 68, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 68 माइनस हो जाएगा 33, 8 में से 3 का बच्चा 5, तो यहाँ पे हो गया कितना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो यही जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी वाला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन रहने दो, इसको स्किप कर दो। यहाँ पे बताओ कि इस प्रश्न आकृति को जो यहाँ पे कौन सी उत्तर आकृति है वो आपकी पूरी की पूरी करेगी। ठीक है,
चलिए जल्दी से बताइए। ये भी इजी लग रहा है क्वेश्चन, कैसे इजी है जरा इसको देखो ध्यान से। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रश्न आकृति को यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये आपके सर्कल है, ठीक है ना। ये सर्कल पूरे पूरे घूम जाएंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे। तो एक यहाँ पर होगा, ठीक है ना, एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे सामने हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पर ये पूरा सर्कल बन जाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए हमारे सामने क्या है कि 6@10 हैशटैग 5 मल्टीप्लाई, एक मिनट कहीं पे गलती है, स्किप कर दो। आप बताओ यहाँ पे विषम अक्षर आपको बताना है कि हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। विषम अक्षर बताएंगे कि हमारा क्या है। सिंपल सी बात है कि अगर हमने देखा तो ये क्या है, 25 का स्क्वायर है कि नहीं है, जरा ये बताओ। बोलेंगे सर बिल्कुल 25 का स्क्वायर है, ठीक है। 512 यहाँ पर क्या है, 512 तो सर 8 का क्यूब दे रखा है, ठीक है ना, क्या दे रखा है, 8 का क्यूब दे रखा है। 1296 2401, तो 1296 यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर 1296 जो है ये हमारा यहाँ पे 36 का स्क्वायर है कि नहीं है, कहेंगे सर बिल्कुल है। 2401 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 49 का स्क्वायर है, ठीक है। अब मान लो आज आपको एक तरीका बताता हूँ कि 2 डिजिट के जो स्क्वायर हैं वो आपके कैसे निकाले जाते हैं, यहाँ पर समझना। हमें पता है 36 का स्क्वायर है, लेकिन 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कुछ बच्चे होंगे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, भाई 36 की 36 से गुणा कर देते हैं और आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप गुणा भाग कर रहे हो ना, तो याद रखना कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ अपना ही टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। क्या करोगे आप यहाँ पे, सिर्फ अपना ही टाइम वेस्ट करोगे और आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, रियलिटी बता रहा हूँ। अब देखो क्यों ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और क्यों यहाँ पे कह रहा हूँ इस बात को, ये समझो। इसके पीछे का रीजन यहाँ पर ये है कि अगर 36 का स्क्वायर आपसे बोल दिया गया, ये तो आप बहुत नॉर्मल है, आप निकाल दोगे मल्टीप्लाई करके भी। और अगर आपसे बोल दिया गया है कि भाई 93 का स्क्वायर क्या है, ठीक है, बहुत आसान है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर 81 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सिंगल डिजिट को 0 के साथ में लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको 0 के साथ में लिखना, ठीक है। अब इसको देखो 9 × 3 × 2, ठीक है, 9 3 27, समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। 27 दूनी आपको बताना है कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये भी आसान है कि भाई 9 3 27 हो गया, और 27 दूनी हमारा कितना होता है, तो कहेंगे सर 27 दूनी हमारा 54 होता है कि नहीं होता है, बोलेंगे सर बिल्कुल 54 होता है। अब देखो इसको हमेशा खाली लिखना, यहाँ पे लिख दो 54, अब जोड़ दो 9 4 6 8, 8 6 4 9, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 93 का स्क्वायर करते हैं तो 8 6 4 9 जो है वो हमारा इसका स्क्वायर आ जाएगा। और एक बहुत आसान सी ट्रिक है यहाँ पे स्क्वायर को निकालना, 2 डिजिट के स्क्वायर, ठीक है। अगला देखो, टेट को किसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, मतलब जाना, ठीक है, हाँ लास्ट है पर टेट को किसी कोड लैंग्वेज में WZW लिखा है, तो FGCF को आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। इजी, बहुत इजी, WZW लिखा है, ठीक है ना। टेट को इन्होंने क्या लिख दिया है, टेट को इन्होंने यहाँ पे WVZW लिख दिया है। टी का विपरीत है W, ई का विपरीत है, ए का विपरीत है, डी का विपरीत है, तो ये सेम ए भी आपका है। तो एफ का विपरीत क्या होगा, यू, जी का विपरीत क्या होगा, टी, तो मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है आपके सामने। क्वेश्चन है कि एक आयत की जो लंबाई है, बहुत बेसिक से आपको बताऊंगा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए या फिर आपके समझ में ना आ पाए या कुछ भी ऐसा हो जो आपके बुद्धि में ना फंसे, ठीक है। बात को समझो, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको लगा लिया तो लाइव जिंगा लगा, ठीक है ना। वैसे कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है 55 मीटर और 45 मीटर है, ठीक है, लंबाई को 10% घटा दिया जाता है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी और क्षेत्रफल पर अपरिवर्तित रहेगा। फिर से समझो, उनकी चौड़ाई में कितनी वृद्धि किए जाने पर क्षेत्रफल जो है वो आपका अपरिवर्तित रहे, कि क्षेत्रफल जो है वो अपरिवर्तित ना हो, लंबाई 10% घट जाए, चौड़ाई को कितना बढ़ा दें, ये बताओ। देखो बड़ा ही मतलब आपको खचखचा सा क्वेश्चन लगा होगा, खचखचा मतलब ऐसा लगा होगा यार असल क्या है ये, और बड़ा भयानक लगा होगा इसका स्वरूप, लगा है कि नहीं लगा है ये बताओ। आंसर हालांकि आपके यहाँ पे इसमें से मत फाइंड आउट करिएगा ऑप्शन में से, क्योंकि ये आपकी मिस्टेक कर रखा है इन्होंने, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। एक बात को समझो,
आपके सामने कभी ये क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपसे पूछा गया, कितने प्रतिशत की कमी हुई आपसे पूछा गया। इन दोनों तरह के क्वेश्चंस का सिर्फ एक फॉर्मूला है बस, और कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। क्या समझे बेटा? इस तरह के क्वेश्चंस का सिर्फ एक फॉर्मूला है और दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। कहोगे सर क्या? कभी भी चौड़ाई में वृद्धि हो, लंबाई में वृद्धि हो, लंबाई में कमी हो, लंबाई में घटा हो या बढ़ा हो, तो इसका फॉर्मूला पता है क्या कहता है? इसका फॉर्मूला सिर्फ इतना सा कहता है कि जब भी बात हमारे सामने प्रतिशत वृद्धि की आएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि की जब भी बात आएगी तो सॉल्यूशन जो है वो आपका इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। बस आपकी बात जो है खत्म। ठीक कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अब जब समझ गए तो जरा यहाँ पर देखो कि भाई जो आर है ना, आर, ठीक है ना, आर मतलब आपका यहाँ पे घटाया गया है। अब यहाँ पे अगर बढ़ाने की बात कर रहा होता तो यहाँ पे आर में जोड़ देते, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस कर देते। अब घटाने की बात कर रहा है तो माइनस करा। याद रखना घटाने में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर वृद्धि यहाँ पे बढ़ाने की बात करता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस यूज हो जाएगा। बस आर हमारा 10 है, बटे में 100 माइनस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा, इंटू हमारा यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक कहोगे सर बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर देखो कि 10 बटा हमारे पास हो जाएगा 90, इंटू हमारे पास हो जाएगा 100, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, ठीक है, या एक जीरो से ऊपर वाला जीरो कट कर दो, 1/9 इंटू 100, तो हमारे पास 11 सहित 1/9% जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा। बस ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो कोई ऐसा नहीं है मैथ बहुत ज़्यादा तूफान है, मैथ तो सॉल्व ही नहीं होगी हमसे, मैथ तो बहुत ज़्यादा भयंकर है कि सर ये क्या दे दिया है, ये तो बहुत ज़्यादा कलप जाएंगे इसमें, नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। हर एक क्वेश्चन लगेगा, बस समझने की कोशिश करो। अब देखो क्या है, पी क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, क्यू और ओ मिलकर, ठीक है ना, क्यू और आर, ठीक है ना, आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिन में पूरा करते हैं, आर और पी मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। आर और पी मिलकर तीनों एक साथ काम करें, उसी काम को करने में यहाँ पे कितना समय लगेगा, ठीक है। तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, बहुत आसान है। कैसे आसान है ये समझो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले पी और क्यू मिले और उन्होंने अपना काम करा, पहले क्या हुआ, पी और क्यू मिले, उन्होंने अगर अपना काम करा तो कितना हुआ, 1/30 हुआ, ठीक। फिर क्यू और आर मिले, ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पे, क्यू और आर मिलते हैं, क्यू और आर मिलके अपना एक काम करते हैं, 1/37.5 दिन में करते हैं, ठीक है ना। पी और आर उसी काम को करते हैं, पी और आर उसी काम को करते हैं, तो 1/150 आपका हो जाता है। जब तीनों मिलकर उसी काम को करेंगे क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों मिलकर उसी काम को करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में 1/30 प्लस हमारा 1/37.5, ठीक है, प्लस हमारा यहाँ पे 1/50। अब यहाँ पे हमें देखना है सही उत्तर क्या होगा, 150 हमारा एलसीएम, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है वो 150 हो जाएगा, ठीक है। 30 का टेबल जरा पढ़ दो, 5 बार में पढ़ोगे ना। अब यहाँ पे 37 4 बार में पढ़ोगे ना, 37.4 5, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बार में पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/2, ठीक है, 10/150, तो मतलब हमारा कट हो गया और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू आपका 1/15, तो 1/30 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, मतलब 30 दिन में वो जो है तीनों के तीनों मिलकर अपना काम जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, ठीक है। कोई मुश्किल सवाल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपसे ना क्लियर हो, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, ठीक है, यहाँ तक समझ जाना। क्वेश्चंस कोई भी आपके मुश्किल नहीं, कोई भी आपकी डिफिकल्ट है ही नहीं कि आपसे सॉल्व ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काम करना, आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन ही लगवाता हूँ मैं, जिससे आपको क्लियर होता हुआ चला जाएगी, हाँ सर इसका ही आंसर होगा वो, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट लगवाता नहीं हूँ। खैर कोई बात नहीं, डिफिकल्ट भी लगाना पड़ेगा। एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग, लड़कियों के 1/8 भाग में किसी में हिस्सा लिया, ठीक है। एक कॉलेज है, उसमें एक कंपटीशन हो रहा है, उसमें से 1/5 भाग जो है वो किसका है, यहाँ पे लड़कों का है। समझ लो यहाँ पे बात को, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और 1/8 भाग जो है वो यहाँ पर किसका है, वो यहाँ पे आप लड़कियों का हो जाता है। इन लोगों ने क्या करा, भाग लिया, ठीक है ना। यदि कॉलेज में टोटल विद्यार्थी समझो, टोटल विद्यार्थी 420 हैं, बहुत अच्छा है, 420 जो है टोटल विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, टोटल आपका नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और लड़के लड़कियों का जो रेशियो है, लड़के का बॉयज़ का और जो गर्ल्स का जो रेशियो है वो यहाँ पे कितना है, 5/2 है। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया। टोटल नंबर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने, तो यहाँ पे अगर पहले लड़कों का हम लोग रेशियो निकालेंगे,
क्या करेंगे, पहले लड़कों का अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, टोटल ऑफ नंबर बॉयज एंड गर्ल्स क्या है 7 और लड़कों का रेशियो था यहाँ पे 5, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप ये बोलोगे कि सर 300 जो है टोटल यहाँ पे बॉयज हो जाएंगे, बचे हुए क्या हो जाएंगे 120 यहाँ पे लड़कियां हो जाएंगी, निकालने की जरूरत ही नहीं है, 300 अगर लड़के हो गए तो बची हुई लड़कियां हो गई। कैंप में भाग लेने वालों की संख्या आपको देखनी है, 1/5 लड़कों ने भाग लिया था, बोलेंगे सर बिल्कुल, तो 300 इंटू कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, मतलब हमारे प्लस यहाँ पर प्लस कर दो, ठीक है, 1/8 या फिर 120 यहाँ पे कर दो, इसमें से लड़कियां हैं ना, तो लड़कियों का 120 था इंटू आपका 1/8, तो 60 + 15 मतलब हमारे 75 जो है यहाँ पे लड़कियों ने क्या करा है, भाग लिया है बस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 75 लड़कियों ने यहाँ पर क्या करा है, भाग लिया है। चलिए, तो विद्यार्थियों में टोटल आपके लड़कियों ने 75 लड़कियों ने आपका भाग लिया है। अगला देखो, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुना थी, ठीक है ना, 6 गुना थी, और यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4 बने तो ए की आयु 4 वर्ष बाद आपको बताना है क्या होगी, ये बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। देखो 10 वर्ष पहले बी की आयु, देखो 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुना थी, तो 10 वर्ष पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ए की आयु क्या रही होगी कि ए की जो यहाँ पे आयु है वो क्या रही होगी, वो यहाँ पे रही होगी 6x रही होगी, ठीक है, और बी की आयु 10 वर्ष पहले क्या रही होगी, बी की आयु हमने x यहाँ पे मान ली, उनका रेशियो कितना है, उनका रेशियो 4:1 दे रखा है, ठीक है, तो अब देखो जरा 10 वर्ष पहले मतलब अगर वर्तमान आयु तो मतलब तो आपका 10 जुड़ जाएगा ना, कहेंगे सर बिल्कुल, तो x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आपका 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6x प्लस आपका 10 इक्वल्स टू 4x प्लस आपका हो जाएगा 40, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 30 और x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 15, ठीक है, चलिए 15 हो गया ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि a की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी, भाई a की जो आयु है 4 वर्ष बाद कितनी होगी, प्रेजेंट में अगर उसकी एज देखते हैं तो कितनी है 6x + 10 है, 10 वर्ष पहले 6x थी तो प्रेजेंट में तो +10 होगा ना, तो 6x + 10, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस आपका 4, तो कितना निकल आएगा, x की जगह पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, 15 इंटू हमारा हो जाएगा x, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, और प्लस आपका हो जाएगा 10 और उसमें प्लस हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6 है ना, हाँ ठीक है, तो 15 3 45 56 90 + 10, तो हमारे पास यहाँ पे 1 मिनट रुक जाना, हाँ, तो अभी जो है वो कितने साल का 104 वर्ष का है, ठीक है ना, कितना हो जाता है 104 वर्ष जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देख लो कितना ज्यादा जी क्या है, इतना ज्यादा तो मेरे ख्याल से कोई जी भी नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन जरा इसको देखो ध्यान से, और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि सर इसका आंसर जो है वो ये है या फिर इसका आंसर जो है वो आपका ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, होमवर्क में मान लो क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, होमवर्क में ही इसको करना है, और कुछ भी नहीं करना है राजा बेटा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चंस अपने पास से भी लगाया करो जिससे आपको क्लियर हो कि हाँ किस क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके लगते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को यहाँ पे स्किप कर देते हैं, और यहाँ पे समझिएगा इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा। ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर करो, जितना ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर करेंगे।